हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगनर्स कॉस्मोस। कैसे हैं आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको न्यू एनसीईआरटीज़ कराई जाती हैं। अभी हमारे क्लास 5th का न्यू एनसीईआरटी आर वंडरस वर्ल्ड चल रहा है। इसका मैंने चैप्टर नंबर 1 आपको ऑलरेडी करा दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से उसको देख लेना। आज हम करेंगे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 ईवीएस का, जर्नी ऑफ अ रिवर। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये बुक हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में ही है, अभी हिंदी में प्रिंट नहीं हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का चैप्टर है जर्नी ऑफ अ रिवर, नदी की यात्रा। इसमें देखिए जो भी इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है, आपको सिर्फ वही पढ़ना है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। और इसमें गोदावरी नदी है, जो कि इसमें इस तरीके से दिखाया गया है कि गोदावरी नदी है जो बच्चों से बात कर रही है कि मैं कहाँ से बहती हूँ, मैं कहाँ को जाती हूँ, या मेरे आसपास किस तरीके का इन्वायरमेंट है। मतलब एक नदी है जिसमें जैसे नदी है, ये आई एम करके बात करी, यानी कि नदी बच्चों से बात करी, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट इसमें बन सके, इस चैप्टर में बन सके। तो बहुत अच्छा तरीका है ये, बहुत ही अच्छी तरीके से न्यू एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश की गई है, बच्चों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी गई है। इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, इवन मैं तो आपको बोलूँगी कि मुझे ये न्यू वाली पुरानी वाली से ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलिए, जहाँ भी आई एम का बात आए, जहाँ तो आप वहाँ पे ये रिलेट कर लेना कि ये गोदावरी नदी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो आई एम गोदावरी, माई जर्नी बिगिंस हाई अप इन द वेस्टर्न घाट्स एट त्र्यंबकेश्वर इन महाराष्ट्र। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में, जब हमने चैप्टर 1 किया था, मैंने बताया था गोदावरी की यात्रा कहाँ से शुरू होती है, कहाँ को ख़त्म होती है। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। गोदावरी नदी की यात्रा शुरू होती है महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, नासिक में त्र्यंबकेश्वर से शुरू होकर ये तेलंगाना, तेलंगाना से जाता है चेन्नई, चेन्नई से उड़ीसा, उड़ीसा से आंध्र, और आंध्र के बाद ये वे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है, ठीक है। इतना याद रखना। द स्मॉल स्ट्रीम ज्वाइनिंग माई ट्रिब्यूटरीज, छोटी छोटी जो धाराएं हैं वो उसको ज्वाइन करती हैं और इसकी सहायक नदियां बन जाती हैं। आई ट्रेवल 1465 किलोमीटर बिफोर ज्वाइनिंग द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में ज्वाइन होने से पहले ये 1465 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। आई एम द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर रिवर गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। गंगा के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसे कि दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। आगे पढ़ोगे आप। उसके बाद इसमें 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये करना ज़रूरी है, एक बार देख लो। नेम द स्टेट दैट द गोदावरी फ्लोज थ्रू, कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट से गोदावरी बह के निकलती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कौन कौन सा है। तो देखो, ये है आपका महाराष्ट्र, फिर तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड देन वे ऑफ बंगाल। भूलना नहीं, 5 स्टेट है, यहाँ पे अपने आप नाम मेंशन कर लो, आपको पता है। महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड देन लास्ट में आपका आंध्र प्रदेश, और उसके आंध्र प्रदेश के बाद ये वे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, नेम अ डैम एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अलंग द लेंथ ऑफ गोदावरी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और डैम्स के नाम बताने हैं जो कि गोदावरी नदी के लेंथ पर स्थित है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को हिंदी में बोला जाता है वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। डैम यानी कि बांध। तो कौन कौन से हैं? देखो, इसमें इमेज बहुत अच्छी तरीके से बताया गया, इमेज के थ्रू इसको समझो। तो सबसे पहले हम जाते हैं कंवर टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? ये तेलंगाना में है। उसके बाद श्री राम सागर प्रोजेक्ट, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, ये भी कहाँ है? तेलंगाना में। याद रखना, लिखना चाहो तो कहीं लिख लो। तेलंगाना में कौन कौन सा पड़ रहा है? कंवर टाइगर रिजर्व, श्री राम टाइगर सागर प्रोजेक्ट। उसके बाद एक है आपका कोरियंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और दूसरा एक और चीज़ आंध्र प्रदेश में पड़ रहा है, वो है पोलावरम डैम, ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है, ये भी याद रखना। आंध्र प्रदेश में 2 पड़ रहे हैं, कोरियंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पोलावरम डैम्स। उसके बाद है आपका तेलंगाना में कौन सा पड़ रहा है? तो कंवर टाइगर रिजर्व और श्री राम सागर प्रोजेक्ट। उसके बाद है आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में क्या पड़ रहा है? पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पड़ रहा है? ये छत्तीसगढ़ में। ये सब गोदावरी के उस पर ही स्थित है, भूलना नहीं। यहाँ पे आप इसके नाम चाहो तो मेंशन कर देना। उसके बाद पूछा है आपसे, विच अदर स्मॉल रिवर ज्वाइन गोदावरी इन इट जर्नी। इसकी जर्नी में कौन कौन सी नदियां हैं जो आकर इसको ज्वाइन करती हैं गोदावरी को, या आप ये कह लो कि आपसे पूछ रहा है कि उसकी सहायक नदियां बताओ। तो इसमें कुछ के नाम दे रखे हैं, मंजिरा, इंद्रावती, सबरी, ये 3 नाम इन्होंने इसमें ऑलरेडी दे रखा है। 1-2 मैंने अपनी तरफ से डाल दिया है। मंजिरा, पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती एंड सबरी रिवर, ये जो है ये इनकी सहायक नदियाँ, या यूँ कह लो कि ये आपस ये इसको रास्ते में, इसके वे में इससे जुड़ जाती हैं, ठीक है। देयर आर फैसिनेटिंग स्टोरीज अबाउट मी के यानी कि बात हो रही है यहाँ पे गोदावरी नदी की। Many from the Ramayana and the Purans. I am called Dakshin Ganga because I flow through southern India and am regarded as sacred. तो
इसके बारे में बहुत सी मान्यताएं और स्टोरीज़ हैं जो पुराण और रामायण में भी दी गई हैं। इसको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये दक्षिण में बहती है, ठीक है। और ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। सेक्रेड का मतलब हो गया तुम्हारा पवित्र, बहुत पवित्र मानी जाती है। इन प्लेस लाइक नासिक, जहाँ से ये निकलती है, नियर वेयर आई बिगिन, पीपल कम फ्रॉम ऑल अराउंड टू टेक डीप इन माई हॉली वाटर। ये जो इनके वाटर में, इनके इसके हॉली वाटर में अलग अलग, हॉली वाटर में अलग अलग जगह से लोग आते हैं और डुबकी लगाते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग इवेंट्स लाइक गोदावरी पुष्करम। पुष्करम, गोदावरी पुष्करम क्या है, तो एक फेस्टिवल है जो वहाँ के लोग मनाते हैं। ये 12 साल में एक बार आता है और ये 12 दिनों के लिए, इसको 12 दिनों के लिए मनाया जाता है। और इस दौरान अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगह से लोग यहाँ जाते हैं और डुबकी लगाते हैं। मान्यता ऐसी है कि यहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो याद रखना आप, इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है और एक बहुत ही मशहूर फेस्टिवल है यहाँ का, गोदावरी पुष्करम। उसके बाद द लाइफ आई होल्ड आई फ्लो ऑल ईयर राउंड विच मेक्स मी अ परनियल रिवर। परनियल का मतलब होता है बारहमासी। कह रहा है कि मैं पूरे साल यहाँ पे बहती हूँ, इसीलिए ये नदी जो है बारहमासी नदी कहलाती है। वैसे इस पर थोड़ा सा ना डाउट है कि इसमें एनसीईआरटी की बुक में तो ये परनियल लिखा हुआ है, बट बाकी अगर आप देखोगे तो ये परनियल नहीं, सीजनल है। Some rivers flow only when they receive water in the rainy season, which makes them seasonal river. कुछ ऐसी नदियां हैं जो तब बहती हैं जब बारिश का सीज़न आता है, इसीलिए उन्हें सीजनल रीजन से रिवर भी कहा जाता है। I pass through rich forest full of wildlife including the tiger, barking deer, the Indian golden gecko. Indian golden gecko का मतलब हो गया आपका सुनहरी छिपकली, and the famed red sandalwood ट्रीज। मतलब ये जैसे पास होती है इसके, जहाँ से ये नदी जंगलों से निकलती है, वो फुल ऑफ जो जंगल है वो किससे भरा हुआ है, तो भैया इंक्लूडिंग टाइगर, बार्किंग डियर, इंडियन गोल्डन गेको, छिपकली से भरा हुआ है। कौन सा? सुनहरी छिपकली से भरा। द फेम्ड रेड सैंडलवुड का मतलब हो गया आपका चंदन की लकड़ी। When I reach the sea, I spread out into many small streams that form a delta. My fresh water meets the salty sea there. This place is called the Koryanga Mangrove Forest, where my journey ends. ये जगह, यहाँ पे इसकी जर्नी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। कहाँ पे? जहाँ पे वो मिलती है, कहाँ, किससे? वे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, मिलने, और उससे पहले ही क्या बना के जाता है, जहाँ पे ये दोनों समुद्र, जहाँ पे समुद्र और गोदावरी रिवर मर्ज होती है, उस जगह पे क्या बनता है? कोरियंगा मैंग्रोव फॉरेस्ट। पहले ही बता चुकी थी मैं आपको, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, क्योंकि वहीं से फिर ये वे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इसके अलावा ये भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया हैज़ बिल्ट इट्स लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज द भूपेन हजारिका सेतु ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर। इट इज़ मोर देन 9 किलोमीटर लॉन्ग। इंडिया हैज़ बिल्ट इट्स लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज। इंडिया ने बहुत ही लंबा लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज बनाया है। क्या नाम है उसका? भूपेन हजारिका सेतु। कहाँ पे है ये? ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर। कहाँ पे है ये? ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये स्थापित है। इट इज़ मोर देन 9 किलोमीटर्स लॉन्ग। कितना लंबा है? तो 9 किलोमीटर लंबा है ये, याद रखना। कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। इमेज देखो, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है जिसको पढ़ के आप अपने आप आंसर करने की कोशिश करिए, नॉर्मल है। आप आई प्रोवाइड वाटर टू पीपल इन मेनी टाउन्स एंड विलेजेस अराउंड मी। जो भी इसके आसपास टाउन विलेजेस हैं उनको ये पानी प्रोवाइड कराती है नदी। द वाटर फॉर ऑल हाउसेज, स्कूल्स एंड फील्ड्स कम्स फ्रॉम मी। आई नॉट ओनली हेल्प पीपल ड्रिंकिंग, कुकिंग एंड वॉश, बट ऑल्सो हेल्प देम टू ग्रो फूड एंड मेक थिंग्स इन देयर फैक्ट्रीज। आई ऑल्सो सपोर्ट मैनी लाइवलीहुड्स। लाइवलीहुड्स का मतलब होता है आजीविका, यानी कि कमाई करने में भी ये लोगों की हेल्प करती है। खाने में, पीने में, अनाज उगाने में, कपड़े धोने में, हर चीज़ धोने में ये पानी की हेल्प, ये लोगों की हेल्प करती है। माई वाटर इज़ कैरिड इन पाइप्स एंड कैनल्स। कैनल का मतलब हो गया आपका नहर। एंड शेयर्ड बाय मैनी। इसके थ्रू, पाइप और नहर के थ्रू, कैनल के थ्रू ये सारे लोगों तक पहुंचाई जाती है। इको टूरिज्म, यानी कि पर्यावरण पर्यटन हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, मीन्स विजिटिंग नेचुरल प्लेसेस लाइक फॉरेस्ट, रिवर और माउंटेन्स टू एंजॉय देयर ब्यूटी, वॉच एनिमल्स और बर्ड्स एंड लर्न अबाउट नेचर विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट। कह रहा है कि ऐसी जगह पर जाना जो नेचुरल हो, वहाँ पे जाके उनकी ब्यूटी को देखना, एनिमल बर्ड को देखना, माउंटेन्स को देखना, ग्रीनरी देखना, और उन्हें हार्म नहीं करना, और ना ही इन्वायरमेंट को हार्म करना है, और ना ही आपको एनिमल या बर्ड को किसी को हार्म करना है। यही आपका इको टूरिज्म कहलाता है, ठीक है। एक और है, द चेनाब रेल ब्रिज इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट रेलवे अर्च ब्रिज इन द वर्ल्ड। चेनाब रेल ब्रिज, चेनाब नदी के ऊपर ये रेल ब्रिज बनाया गया है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा रेलवे अर्च ब्रिज है। ये याद रखना। इमेज देखो, आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। ये चेनाब रेल ब्रिज है जो इंडिया में है, और ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे ब्रिज
है। उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगा आपको कराना चाहिए। लिस्ट 3 वेज इन विच पीपल आर डिपेंडेंट ऑन द रिवर गोदावरी। गोदावरी पर क्यों डिपेंडेंट है? तो भाई ड्रिंकिंग के लिए एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, लाइवलीहुड यानी कि आजीविका लाइक फिशिंग, टूरिज्म एंड इंडस्ट्रीज, इन विच ऑक्यूपेशन द पीपल इंगेज नियर द रिवर गोदावरी। कौन कौन सा ऑक्यूपेशन यानी कि क्या क्या काम करते हैं जो लोग नियर गोदावरी नदी के आसपास रहते हैं? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी मेनली वहाँ पे क्या उगाया जाता है? राइस, शुगर कैन एंड कॉटन। देखो और भी चीज़ें हैं वहाँ पे जो उगाई जाती हैं, पर मेनली जो मेन है वहाँ का वो राइस है, शुगर कैन है और वो कॉटन है। ऐसा क्यों है? वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का सॉइल, पानी सब डिपेंड करता है इसके ऊपर। फिशिंग, जॉब्स इन टूरिज्म एंड रिलीजियस सर्विस। पता है आपको ऐसी जगह पे जहाँ पे भी ये जैसे नदियाँ होती हैं ना वो रिलीजियस मानी जाती हैं, हमारे यहाँ तो पूजी जाती है ना, तो वहाँ पे इस तरीके के जॉब्स भी होते हैं, लाइक पूजा पाठ वाला हो गया। टूरिज्म यानी आप इसको वो वोटिंग करी होगी, वोटिंग वगैरह सारी इसी के ही पार्ट है। फैक्ट्री वर्क, फैक्ट्री में भी इसका पानी पहुँचता है जो लोगों को आजीविका कमाने में हेल्प कराती है। उसके बाद विच क्रॉप्स डू यू सी ग्रोइंग नियर द गोदावरी। कौन कौन से अनाज हैं जो गोदावरी के आसपास उगते हैं? तो भाई राइस पहले बता चुकी हूँ, कॉटन, शुगर कैन एंड पल्सेस। इसके अलावा भी हैं बट ये मेन है। इसके बाद ये क्वेश्चन, ये आपके मतलब सबके क्वेश्चन, ये आंसर सबके अलग अलग निकल सकते हैं, तो आप अपने आप इसका आंसर निकालने की कोशिश करिए। पढ़ लीजिए एक बार, पढ़ना ज़रूर। Did you know that there are more than 900 dams that store my water so people can use it even dry season to drink, grow crops and make electricity? 900 डैम्स से भी ज़्यादा डैम्स इस नदी के ऊपर बनाए गए हैं। देखो डैम्स क्या होते हैं? डैम्स होते हैं बांध। बांध एक ऐसी संरचना होती है जो पानी को स्टोर करने में हेल्प करती है, ठीक है। और 900 से भी ज़्यादा डैम्स यहाँ पे बनाए गए हैं, जिससे कि ड्राई सीजन जब पानी नहीं होता, जब पानी की कमी होती है या बारिश जब नहीं होता, तो उस समय इसका पानी खोल दिया जाता है। पीने में, अनाज उगाने में, इलेक्ट्रिसिटी में, हर तरीके में इसका पानी यूज़ किया जाता है। तो अ डैम इज़ लाइक अ जेंट वॉल, एक बहुत बड़ी दीवार है दैट ब्लॉक्स माई वाटर फ्लो एंड स्टोर्स वाटर इन अ लार्ज वाटर बॉडी कॉल्ड अ रिजर्वर। रिजर्वर का मतलब होता है जलाशय। पर देखो आपके इमेज में शो हो रहा होगा फोटो, आप समझ जाओगे, जहाँ पे पानी को स्टोर करके रखा जाता है लार्ज स्केल पे, ठीक है, छोटे मोटे स्केल पे नहीं, लार्ज स्केल पे। While this stored water helped many people, it also flooded land that was once home to animal and people. ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है नदी ये बता रही है आपको कि भाई देखो ऐसा है कि हमारा जो पानी है वो बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे उसको सेव किया जाता है, बट एक इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी बोल दो कि ये है कि जब जहाँ बांध बनाया जाता है तो वहाँ के लोगों को, जो आसपास के लोग होते हैं उस नदी के, उनको अपनी जगह खाली करनी पड़ती है। उनको एनिमल्स हो चाहे पीपल हो, उनको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो ये भी इसका एक कारण है जिसको कि आप नेगेटिव बोल सकते हो, लेकिन अगर पूरे इंडिया के उस पर देखो तो भाई पॉजिटिव है। लेकिन अगर उन लोगों के पर्पज़ से सोचो जिनको अपनी जगह छोड़नी पड़ी, जिसके बदले में गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देती है, बट स्टिल अपनी जगह तो अपनी होती है, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट बोल सकते हो आप। मैनी पीपल हैव टू लीव देयर होम्स एंड शिफ्ट एल्सवेयर व्हेन डैम्स आर बिल्ट। जब डैम्स बनाए जाते हैं तो उनको कहीं और जाना पड़ता है, शिफ्ट होना पड़ता है। द मंजुली आइलैंड इन असम इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर। दुनिया का सबसे लंबा सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो भाई ये है आपका मंजुली आइलैंड। ये आइलैंड रिवर आइलैंड, देखो समुद्र के ऊपर की बात नहीं हो रही है, समुद्र के ऊपर कौन सा आइलैंड है ये मत देखना, रिवर नदी के ऊपर जो आइलैंड बसा हुआ है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड मंजुली आइलैंड, जो कहाँ है? असम में। और किस नदी के ऊपर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, अभी बताइए पिछले कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक और चीज़ है जो सबसे बड़ा है, बहुत बड़ा है। याद करो, पहले याद करने की कोशिश करो, फिर वीडियो बैक करना, याद करने की कोशिश करो क्या थी वो चीज़। याद ना आए तो वीडियो पीछे करके उसको देख लेना कि ब्रह्मपुत्र नदी पे एक और चीज़ है जो बहुत बड़ी है, इंडिया ने बना रखा है, क्या है वो। उसके बाद है ये बता रहा है व्हाट पोल्यूट मी एंड व्हाई इट मैटर्स। क्या चीज़ें इसको पोल्यूट करती है भाई? फैक्ट्रीज, वेस्ट, प्लास्टिक, डर्टी वाटर, येट पीपल यूज़ माई वाटर विच कुड मेक दैम सिक। और अगर ये डर्टी पानी को अगर पीपल यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है ना कि वो बीमार पड़ेंगे। द फिश, टर्टल एंड बर्ड्स that live in and around me have nowhere else to go. Slowly they are beginning to disappear. जो इसके आसपास रहते हैं, जो एनिमल्स हैं, जिसमें फ़िश आ गया, आपका टर्टल आ गया, बर्ड्स आ गया, ये सबको अपना अपना ये सारी ना अब डिसअपेयर हो रहे हैं, यानी कि स्टार्ट हो गए ख़त्म होना।
दिस मेक्स मी वेरी सैड, जो कि ये नदी कह रही है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, ख़त्म हो रही है। अब आप ये सोच के देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, खुद ही अपनी थिंकिंग लगाओ कि हाँ ये जितने भी ये जो जलीय जीव हैं उसकी उनकी कमी आ गई है, जो वन्य जीव हैं उनकी कमी आ गई है, क्यों हो रहा है ऐसा, आखिर वजह क्या है इसके पीछे की। थिंकिंग लगाओ थोड़ी अपनी और सोचो इसे। मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ जिसमें कि आंसर्स एक मेन आंसर्स है, अदरवाइज जिसमें भी आपको थिंकिंग बेस्ड आंसर है वो मैं छोड़ रही हूँ। अपने आप उसको सोच के और लिखने की कोशिश करो, क्योंकि मे बी अगर आ गया सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप अच्छी तरीके से चैप्टर को कंप्लीट करो, ठीक है, डेप्थ में जाकर पता होना चाहिए आपको, आपकी थिंकिंग स्किल वहाँ पे काम आएगी कि अगर आप उस जगह पे होती या अगर ऐसा हुआ तो क्या हो। बाकी जो आंसर्स है वो मैं आपको करा रही हूँ। अब इसमें पूछ रहा है कि कुछ चीज़ें पानी में डिजॉल्व हो जाती है, कुछ नहीं होती, नाम बताओ। तो सबसे पहला डिजॉल्व इन वाटर, कौन सी चीज़ें जो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं, तो जो पानी में डिजॉल्व हो जाती हैं उसको बोला जाता है सॉल्युबल वेस्ट, ठीक है। कौन सा कचरा जो होता है पानी में हो जाता है डिजॉल्व यानी कि घुल जाता है, हिंदी में घुलनशील कचरा। ऑर्गेनिक वेस्ट जिसमें आपका शुगर एंड सॉल्ट आ जाता है। टॉयलेट पेपर, आपका फूड वेस्ट, सम सॉइल जैसे क्ले हो गया, और सम क्लोथ, सारे क्लोथ्स नहीं सम क्लोथ जिसमें कॉटन आता है। बाकी जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, याद रखना, सारे क्लोथ्स मत लिख देना। डिज़ोल्व इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलता उसे क्या बोला जाता है, नॉन वाटर सोल्यूबल, ठीक है, अघुलनशील पदार्थ बोल सकते हो। प्लास्टिक, ग्लास यानी कि कांच, मेटल, रबर, थर्माकोल, ड्राई वेस्ट, ड्राई वेट्स में याद रखना ड्राई पत्तियाँ जो होती हैं लीव्स वो भी पानी में नहीं घुलती हैं। एंड सम क्लोथ्स लाइक सिंथेटिक, जो कि क्लोथ्स जो लोगों ने बना रखी है, जो हमने बनाया हुआ है, ठीक है, जो नेचुरल नहीं है वो पानी में घुलती नहीं है। हार्मफुल थिंग्स लाइक केमिकल और डर्टी सोपी वाटर कैन हाइड इन रिवर लाइक मी, सो इवन व्हेन माय वाटर लुक्स क्लीन इट माइट स्टिल कैरी थिंग्स दैट कैन हर्ट द लिविंग बींग्स। मतलब बहुत जो गंदा पानी होता है वो मेरे पानी को, मतलब वो मुझे गंदा कर सकता है, मेरे साफ़ पानी को गंदा कर सकता है। और इवन माई वाटर लुक्स क्लीन, जब इवन अगर मेरा पानी साफ़ दिख भी रहा है तो डजेंट मीन कि वो साफ़ है, उसके अंदर गंदगी केमिकल होता है जो कि लोगों को हर्ट करता है। लिविंग बींग्स, लोग क्या, लोग, एनिमल, आपका जलीय जीव सभी इसमें आ जाते हैं, बर्ड्स, सब कुछ इसमें आता है, प्लांट्स, सबको ये इफेक्ट करता है। 2 इमेजेस दिखाए गए, एक्टिविटी है, आप इसको एक बार पढ़ लेना, समझ जाओगे, बहुत ईजी है। समटाइम्स फर्टिलाइजर्स दैट आर यूज टू ग्रो क्रॉप्स गेट वॉश्ड डाउन इनटू माय वाटर। जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो कई बार तो पानी में पहले इसको धोया जाता है उसके बाद यूज़ किया जाता है। दे मेक प्लांट एंड अदर ऑर्गेनिज्म ग्रो वेरी फास्ट। जब आप उसको पानी में धोते हो तो ऑब्वियस है कुछ ना कुछ तो अंश उसका पानी में चला जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो पानी के अंदर ही कुछ प्लांट्स उगाते हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म यानी कि कुछ ऐसे जीव उगाते हैं जो पानी अंटिल दे कवर माई सरफेस लाइक अ ग्रीन ब्लैंकेट, जो पानी को पूरी ऊपर से पूरा कवर कर देता है। देखो कर रखा है ना। अब खुद सोच के देखो, अगर ये पानी कवर है तो जो इसके नीचे जो जलीय जीव है वो सांस कैसे लेंगे। We slowly start choking all the life inside me. It becomes hard for the fish to breathe. Fish को सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। Also my water becomes unsafe for people who drink. जो मेरा पानी पीते हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अनहेल्दी और हार्मफुल है। The Namami Gange program is helping clean the river Ganga so that it stay healthy for people, fish and birds. The Namami Gange program जो है वो क्या है, तो वो गंगा रिवर को क्लीन करने में हेल्प कर रही है, जिससे कि so that it stay healthy for people. तो ये इसका, जिससे इसका पानी साफ रहे इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, फिश के लिए, सब के लिए, ठीक है। द नमामि गंगा प्रोग्राम याद रखना। कैन यू लिस्ट 3 थिंग्स यू कैन डू प्रोटेक्ट द वाटर बॉडीज़ नियर यू। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे बोलती हूँ, अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं चाहिए होंगे, आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा वीडियो बड़ी हो रही है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको इसके आंसर्स नहीं कराऊंगी। या अगर आपको और भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए कि आप कह रहे हो कि मैम सारे क्वेश्चंस के आंसर करा दो जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, अगर वो भी आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको उस क्वेश्चंस के भी प्रोवाइड करा दूंगी आंसर। और अगर ये नहीं चाहिए होगा तो बता देना, तो मैं आपको फिर ये नहीं करा कि डायरेक्ट सिर्फ पढ़ाने वाला ही कराऊंगी पोर्शन, ठीक है। तो कैसे आप पानी को गंदा होने से बचा सकते हैं, रिड्यूस वाटर पोल्यूशन कम करके, लिमिट फर्टिलाइज़र यूज़, फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करके, कंजर्व वाटर, कंजर्व का मतलब है संरक्षण, पानी को बचाकर।
उसके बाद क्या है, व्हेन अ रिवर फ्लड का मतलब होता है बाढ़। व्हेन देयर इज टू मच रेन आई एक्सपेंड एंड बिकम फास्टर डीपर एंड बिगर। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो जो नदी है ये बहुत तेज़ी से बहने लग जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है और बहुत गहरी हो जाती है। आई रोर थ्रू द लैंड फास्टर एंड वाइडर देन एनी वन कैन इमेजिन। आप लोग ऐसा सोच भी नहीं सकते, वो इतनी बड़ी हो जाती है। दिस इज़ व्हेन आई कैन नॉट हेल्प ओवरफ्लोइंग माई बैंक इज fields and roads causing great damage and destructions. People and animals often have to leave their homes. जब बहुत ज़्यादा इसमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है रेन की वजह से, और तो ये इतना विशाल रूप ले लेती जिसकी वजह से कि बहुत सारे चीज़ों का डैमेज होता है, बहुत सारे लोगों को और जानवरों को अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ सकता है और पड़ता ही है उस दौरान। हीराकुंड डैम इन उड़ीसा इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम्स इन द वर्ल्ड स्ट्रेचिंग ओवर 25 किलोमीटर्स। हीराकुंड डैम जो है, जो उड़ीसा में है, वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम्स में आता है। दुनिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम में आता है हीराकुंड डैम। इमेज देखो, शो रहा होगा। स्ट्रेचिंग ओवर 25 किलोमीटर्स, जो 25 किलोमीटर तक स्ट्रेच यानी कि फैला हुआ है। याद रखना इसे। कहाँ है हीराकुंड डैम? तो हीराकुंड डैम है उड़ीसा में। कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? 25 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम्स में, दुनिया के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट अर्थन डैम में से एक है ये हीराकुंड डैम। कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। स्ट्रेचिंग ओवर कितने लंबे तक फैला हुआ है? तो भाई 25 किलोमीटर तक। ये एक एक्टिविटी है जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर ट्रीज़ नहीं होंगी तो किस तरीके से फ्लड की समस्या और बढ़ सकती है, और किस तरीके से ट्रीज़ जो है वो पानी को या रेन वाटर को ऑब्जर्व करने में हेल्प कराती है। इनको देखो, ध्यान से समझ जाओगे। ये एक छोटा सा एक्टिविटी है जिसको आप देख लो, मैंने इसका आंसर कर दिया है, आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ये क्या है? ये भी एक्टिविटी है। फ्लड सेफ्टी रूल, बाढ़ के समय पे कैसे क्या करना चाहिए। देखो, बिफोर बाढ़ आने से पहले क्या करना चाहिए ये इसमें देखा गया है। बाढ़ आ चुका है तब क्या करोगे, उस दौरान क्या करोगे, और बाढ़ जाने के बाद, ख़त्म होने के बाद क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। एक बार इसे पढ़ ज़रूर लेना, ठीक है। इसमें से कोई समझाने वाली चीज़ मुझे लगी नहीं। देख लो, ये भी एक्टिविटी है, इसको भी पढ़ लेना। इसमें भी ऐसे कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। व्हेन देयर इज़, ये 2 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको अपना थिंकिंग एबिलिटी लगाना है कि जब व्हेन अ रिवर रन्स ड्राई, जब नदियाँ सूख जाती हैं तब क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। क्वेश्चन पढ़ो और अपने आप इसका आंसर करने की कोशिश करो। इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। When there is no availability of water for very long time, families may have to leave their homes and move to place where water is still available. This is not just for people, animals suffer too. Fortunately for them, I am perennial and flow across the year, so I can continue to look after everyone along my way. या ना ये चाहता है कि भाई जब पानी की कमी हो जाती है या नदियाँ जब सूख जाती है तो लोगों को अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ जाता है जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी है। ये कह रहा है फॉर्चुनेटली, यानी कि फॉर्चुनेटली का मतलब हो गया भाग्यवश कि मैं एक पर्नियल रिवर हूँ, यानी कि 12 मासी बहने वाली रिवर हूँ। मेरे रास्ते में आने वाली सारे जो चीज़ें हैं या एनिमल्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या ह्यूमन बींग है या टाउन है या सिटी है, सब का मैं टेक केयर 12 महीने करती हूँ क्योंकि मैं एक पर्नियल रिवर हूँ। ये गोदावरी नदी कह रही है कि वो 12 मासी बहने वाली एक नदी है। एक और ये देखो, इन 2019 चेन्नई हैड टू रन स्पेशल वाटर ट्रेन्स फ्रॉम अदर डिस्ट्रिक्ट्स बिकॉज इट्स रिजर्वर का मतलब होता है जलाशय, ड्राइड अप। 2019 में क्या हुआ, चेन्नई हैड टू रन स्पेशल वाटर, वहाँ पे स्पेशल वाटर ट्रेन्स चलानी पड़ गई थी क्योंकि वहाँ पे सूखा पड़ गया था, वहाँ का जो जलाशय था वो ख़त्म हो गया था। तो अलग अलग जगह से डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पे पानी लाया गया है। In contrast, heavy rain in Bangalore in 2022 flooded homes and roads. वहीं देखो दूसरी जगह पे तो ज़्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ आने की समस्या हो गई थी जिसकी वजह से रोड और जो घर हैं वो बाढ़ में पानी में बह गए थे। तो ये आपको ये दिखा रहा है कि देखो, शोइंग हाउ बोथ वाटर स्टोरेज एंड एक्सेस कैन इफेक्ट लाइफ। तो ज़्यादा पानी भी लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है और पानी की कमी भी लोगों को इफ़ेक्ट कर सकता है। दोनों ही सिचुएशन में जो लिविंग बींग्स हैं उनको दिक्कत होगी। अगर पानी ज़्यादा होगा तो भी, अगर पानी कम होगा तो भी। ये याद रखना, 2019 में चेन्नई में सूखा पड़ा था और 2022 में कहाँ, तो बेंगलुरु में बाढ़ आया था, ठीक है, जिसकी वजह से दिक्कतें हुई थी। इन सम प्लेस पीपल यूज वाटर ATMs which are a special machine that gives clean water when you put in a card or coin. These steps help us use water wisely and protect
इट फॉर द फ्यूचर। बहुत सी जगहों पे आपने इस तरीके की एटीएम मशीन देखी होगी। मेट्रो ज़्यादातर ना मेट्रो स्टेशन पे होता है ये, जहाँ पे कॉइन डालते हो तो आपको एक गिलास पानी मिलता है, साफ़ सुथरा पानी पीने के लिए। ये बहुत अच्छा सोर्स है पानी की बचत करने के लिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ में पैसे लगाते हैं ना अपने, तो उसको बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही लिमिट में खर्च करते हैं, सोच समझ के खर्च करते हैं। तो ये पानी को बचाने का और बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसको बोला जाता है वाटर एटीएम, जहाँ पे आप कॉइन डालो और आपको पानी मिल जाएगा। एक है ये, ईच वन ऑफ यू कैन हेल्प सेव वाटर बाय डूइंग स्मॉल थिंग्स एवरी डे। आप सभी पानी की बचत कर सकते हैं, क्या करके, ये सारी चीज़ें करके। एक बार इसको पढ़ ज़रूर लेना, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाने की इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद गंगा रिवर डॉल्फिन, इंडियाज़ नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ये तो पता ही होगा कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक यानी कि जलीय जीव, भारत का जलीय जीव, नेशनल जलीय जीव कौन है, राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन है, याद रखना। अगर एनिमल की बात करते हैं तो टाइगर है, एक्वेटिक एनिमल की बात करें तो वो डॉल्फिन है, यानी कि जलीय जीव। इज़ ब्लाइंड, ये जो डॉल्फिन होती हैं वो ब्लाइंड होती हैं और वो साउंड से हेल्प लेकर पानी में रास्ता ढूंढती हैं। याद रखना, इसमें दो चीज़ है। पहला, डॉल्फिन एक्वेटिक जो डॉल्फिन है वो भारत की जो है एक्वेटिक नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। दूसरा कि वो ब्लाइंड होती हैं, याद रखना, और वो साउंड के थ्रू इधर उधर जाती है, रास्ता ढूंढती है। ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा नेक्स्ट यूनिट के साथ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 कराऊंगी। एक क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक पीपल बिल्ट हाउसेज एंड सिटीज़ नियर रिवर्स इन द पास्ट। पहले लोग नदी के किनारे अपना या घर क्यों बसाते थे। आर रिवर्स स्टिल इम्पॉर्टेंट टुडे इन द सेम वे, क्या रिवर उसी तरीके से इतना मतलब उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना पहले था। थिंक अबाउट इट, अपनी थिंकिंग एबिलिटी लगाइए और इसके आंसर को लिखने की कोशिश करिए। किसी भी रफ कॉपी में लिख कर देखिए कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बाकी क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती हो तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको उसका आंसर। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, आपके लिए ये लेक्चर हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।